नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास था, जो कि वादनगर रेलवे स्टेशन में चाय की दुकान चलाते थे और नरेंद्र मोदी भी अपने पिताजी की हेल्प करते थे चाय बेचने में। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी ज़बरदस्त है, क्योंकि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। दामोदर दास के 6 बच्चों में से नरेंद्र मोदी तीसरे थे। इनकी माताजी का नाम हीराबेन मोदी है। बाद में मोदी जी को अपने अंकल की मदद के लिए अहमदाबाद जाना पड़ा और वो वहाँ भी बस स्टैंड पर चाय ही बेचते थे। मोदी जी पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे और वो सुबह चाय बेचकर शाम को सड़क पर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो एक बहुत अच्छे तैराक हैं और वो अपने घर के बगल के तालाब में स्विमिंग करने जाया करते थे। बचपन में मोदी जी बहुत चंचल थे। उन्होंने एक बार मगरमच्छ का एक छोटा सा बच्चा एक तालाब से उठाकर स्कूल में छोड़ दिया था। 8 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन कर लिया था। एक बार मोदी जी जब दूसरी लाइन में खड़े थे तो उनको इनामदार ने नोटिस किया, जिनको वकील साहब भी कहा था, और फिर इनको बाल स्वयंसेवक संघ में भेज दिया गया था। कुछ सालों तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब इनकी शादी की बात की गई। जी, उस समय शादियां बचपन में ही तय कर दी जाती थी, तो मोदी जी के माँ बाप भी उनकी शादी बचपन में ही तय करने वाले थे। मोदी जी इस बात से बहुत नाराज हुए। वो इतनी छोटी सी उम्र में शादी नहीं करना चाहते थे। 1967 में इसकी वजह से वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। मोदी जी अध्यात्म की तरफ खींचे चले जा रहे थे। उनकी माता जी को ये चिंता लगी रहती कि कहीं वो सन्यासी ना बन जाए। घर छोड़ के वो हिमालय चले गए और उसके बाद बहुत सारे आश्रम गए। उनका जीवन स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित था। तो ऐसे ही 2 साल तक मोदी जी घूमते रहे और उसके बाद 1969 में वो घर वापस आए। इन 2 साल तक किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ थे। जब ये आए तो परिवार को बहुत खुशी हुई। मोदी जी के वापस आने के बाद उनके घर वालों ने ये सोचा कि अब ये शादी कर लेंगे, लेकिन मोदी जी को ये अंदाजा था कि जैसे ही वो वापस जाएंगे वैसे ही शादी की तैयारियां चालू हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए मोदी जी अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद में उनके अंकल का चाय का स्टॉल था, तो अहमदाबाद जाकर उन्होंने कुछ टाइम वहाँ उस स्टॉल पर काम किया। असली कहानी शुरू होती है कुछ वक्त बाद, जब इन्होंने साइकिल खरीदी और बोला कि अब वो साइकिल से चाय बेचना शुरू करेंगे। अहमदाबाद में गीता मंदिर पर ये चाय बेचते थे और वहीं बगल में आरएसएस का हेडक्वार्टर था, तो लोगों का आना जाना वहाँ पर लगा रहता था। उसी जगह एक बार फिर से इनामदार ने उनको देखा और उनके पास आरएसएस पूरी तरह ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा और वहाँ से फिर ये आरएसएस के कैंपेनर बन गए। इसी दौरान उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की एक डिग्री स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली से पूरी की। मोदी जी ने एक आरएसएस कैंपेनर के तौर पर कमाल कर दिया। 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो हर इंदिरा विरोधी अंडरग्राउंड हो गया। उस समय गुजरात इंदिरा विरोधियों का गढ़ था। मतलब जो इंदिरा गांधी का विरोध करता था यहाँ जाया करता था। मोदी जी को तब ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जितने भी लोग आए उनसे मिलो और उनके सिचुएशन के बारे में समझो। इसी के साथ उनको पैम्पलेट बांटने का काम भी दिया गया था। उन पैम्पलेट्स में इंदिरा गांधी को अपोज करने की बातें छपती थी। मतलब अगर आप पैम्पलेट बांटते हुए पकड़े गए तो आपको सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। इसी वजह से मोदी जी को भी अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो कभी सरदार जी तो कभी सन्यासी का वेश बनाकर बाहर निकला करते थे ताकि पकड़े ना जाए। कांग्रेस और इंदिरा विरोधी पैम्पलेट मोदी जी ने पूरे देश में बांटना शुरू कर दिया। वो ये काम अंडरग्राउंड होकर ही किया करते थे। इस काम को उन्होंने बहुत अच्छे से किया और आरएसएस ने उन्हें इसका इनाम भी दिया। आरएसएस में ये धीरे धीरे करके बड़ी पोस्ट पर जाते रहे। गुजरात में इनका कद बढ़ता रहा और जितने भी कार्यकर्ता थे वो मोदी जी को अपना हीरो मानने लगे। गुजरात में 2 बड़े लीडर्स थे, एक केशुभाई पटेल और दूसरे थे शंकर सिंह वाघेला। शुरू में ये लोग मोदी जी को लेकर बेफिक्र थे, क्योंकि इनको लगता था कि ये तो बच्चे हैं और ये तो हमारे लिए काम करते हैं। और मोदी जी को ये बोला गया था कि तुम इन दोनों को सपोर्ट करके और मजबूत करोगे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी जी ने अपनी मेहनत और चालाकी से इनसे इनकी सत्ता ही छीन ली। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और बीजेपी की कमान एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में थी, इन लोगों ने 1987 में मोदी जी को गुजरात ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया। मतलब अगर गुजरात में मोदी जी की कोई भी यात्रा या रैली होती तो उसको ऑर्गेनाइज कराने का काम मोदी जी का था। इस दौरान मोदी जी ने बहुत सारी यात्राएं ऑर्गेनाइज की, जिनमें से सबसे ज्यादा मशहूर थी 1990 में एल.के. आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 से 1992 में एम.एम. जोशी की एकता यात्रा। इन यात्राओं के बाद मोदी जी एल.के. आडवाणी के करीबी बन गए थे। राम रथ यात्रा गुजरात से अयोध्या तक की थी और इस रास्ते में जितने भी स्टेट से
एकता यात्रा थी जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, जो कि उस समय काफ़ी बढ़ गई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए। ये यात्रा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की गई थी। इस यात्रा के दौरान मोदी जी और एमएम जोशी में थोड़ा तनाव हुआ, क्योंकि मोदी जी यात्रा के बाद शाम को घूमने निकल जाते थे। एक दिन सारे कार्यकर्ताओं को साथ में खाना खाना था, लेकिन मोदी जी को गैर मौजूद देख के वो काफ़ी गुस्सा हुए थे। लेकिन फिर बाद में उन दोनों में सब ठीक हो गया था। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने मोदी जी की तारीफ करते हुए उनको पहली बार मीडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। देखते ही देखते 1998 में गुजरात इलेक्शंस आ गए और मोदी जी की स्ट्रैटेजी की वजह से बीजेपी बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत गई। केशुभाई पटेल को गुजरात का सीएम बना दिया गया। इसकी वजह से शंकर सिंह वगैरह ने विरोध कर दिया, क्योंकि वो भी बीजेपी के सीनियर नेता थे और उनको सीएम की कुर्सी नहीं दी गई। उसके बाद उनको किसी तरह मनाया गया। वो मान तो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने विरोध खत्म करने की 3 शर्तें रखी और उनकी इन शर्तों में तीसरी शर्त ये थी कि मोदी जी को गुजरात के बाहर भेजा जाए, क्योंकि उनको पता था कि वो आगे जाकर उनके रास्ते का कांटा बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के बाहर तो भेजा गया, लेकिन प्रमोशन देकर उनको जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट देकर दिल्ली भेज दिया गया और उसके साथ उनको 4 स्टेट्स का प्रभारी भी बनाया गया। मोदी जी को इस पूरे खेल की जानकारी थी और वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो गुजरात की राजनीति को अपने हाथों में करना चाहते थे। 3 साल बाद केशुभाई पटेल की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी और वो अपने कार्यभार को संभालने में असमर्थ होने लगे। तो अब उनके सत्ता से हटने का समय आ गया था। बीजेपी को अब एक दूसरे चेहरे की तलाश थी और उनके पास मोदी जी से बेहतर कोई नहीं था। तो 3 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने केशुभाई पटेल को गुजरात के सीएम पद से रिप्लेस कर लिया और इसी के साथ वो 2002 के इलेक्शन की तैयारी में जुट गए। 27 जनवरी में मोदी जी पर उनके जीवन का सबसे बड़ा दाग लगा, जब कुछ बदमाशों ने साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग लगा दी और 60 लोगों की इस कारण मौत हो गई। अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान कर दिया और गुजरात में दंगे शुरू हो गए। इसी दौरान मोदी जी ने कर्फ्यू लगा दिया और किसी भाई दंगा करने वाले को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। मोदी जी ने कुछ और काफी गलत स्टेटमेंट दिए, जिनकी वजह से अटल जी उनसे काफी गुस्सा हुए। अटल जी मोदी जी को काफी नापसंद करने लगे और वो चाहते थे कि मोदी जी गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दें, और ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार अटल जी सिंगापुर दौरे पर थे, तब उन्होंने अडवाणी जी को बोला था गुजरात के सीएम पद का सारा मैटर सॉल्व कर दिया जाए उनके वापस आने तक, लेकिन अडवाणी जी ऐसा करने में असमर्थ रहे। अटल जी के वापस आने के बाद एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि मोदी जी का इस्तीफा मांग लिया जाएगा। क्योंकि उस समय अटल जी खुद बहुत सारे दलों की गठबंधन की सरकार चला रहे थे, तो सबने उनको गुजरात दंगों पर एक्शन लेने का प्रेशर डाला हुआ था और उनको सरकार गिराने की भी धमकी दी जा रही थी। लेकिन मोदी जी ने गोवा में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही इस्तीफा दे दिया। मोदी जी ने जैसे ही इस्तीफा दिया, वैसे ही उनके समर्थक भारी तादाद में नारेबाजी करने लगे। अटल जी को समझ में आ गया कि सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। फिर अरुण जेटली और प्रमोद महाजन जैसे नेता स्टेज पर आकर मोदी जी से अपना इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त करने लगे। तो मोदी जी ने अपना इस्तीफा वापस लिया और जैसे ही 2002 के चुनाव आए, तब बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत से गुजरात में चुनी गई। गुजरात में आने के बाद मोदी जी ने वहां बहुत काम किया और गुजरात को बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया। अब मोदी जी पूरे देश में गुजरात मॉडल फैलाना चाहते हैं।